Hello everyone, this is CA Keval Mota and this is the second part of exemptions chapter. In this second video, we are going to discuss the exemptions relating to education sector, okay, healthcare services sector, banking and financial sector, construction sector, transportation of goods sector and transportation of पैसेंजर सर्विस सेक्टर. ठीक है, सो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पशंस अपन पढ़ने वाले. ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है. So let us begin our discussion with first one, that is education sector. Why education is important? Needless to say, okay, जो भी children है, जो भी लर्निंग एज है एडल्ट्स की, उसमें एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? उनको डेवलपमेंट होती है, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयबल. ओके, सो एजुकेशन इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, सबकी बेसिक नेसेसिटी होती है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ exemptions प्रोवाइड किए हैं. Okay, there are few exemptions which government has provided in relation to education sector to promote education. If exemptions would be provided, then the cost of education would be lower, and the cost of education would be lower, then everyone would be able to afford it. Okay, so with this background, let us start the discussion of education sector. The education sector has been divided into two parts. एजुकेशन सेक्टर का जो भी एग्जेम्पशंस पढ़ना है अपने को, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिंग टू आउटवर्ड सप्लाईज. ओके, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर कुछ सर्विस दिया तो उसमें क्या एग्जेम्पशन है वो हम यहाँ पर देखें. ओके, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कुछ सर्विस लिया तो उसपे क्या एग्जेम्पशन है वो हम यहाँ पर देखें. ठीक है, सो कैन आई से हियर part A is relating to outward supplies, that is sales made by educational institution, and part B relates to purchases, or we can say service availment by educational institution. Clear? So now first let us understand what is the meaning of educational institution. educational institution का meaning क्या है, क्योंकि educational institution होना सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, the first step for this exemption is that your entity should be an educational institution. Okay, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन. सो हियर यू कैन सी दैट नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, ये बेयर नोटिफिकेशन है पूरा. टिकट इज रनिंग अराउंड 40 to 50 पेजेस, जो भी है. अपने को डेफिनेशन से मतलब है. जो भी नोटिफिकेशन में डेफिनेशन होते हैं ना, वो पूरे नोटिफिकेशन के बाद में होते हैं. ओके, सो एक्सप्लेनेशन में होते हैं वो. सो हियर वी आर नियरिंग द एंड ऑफ दिस नोटिफिकेशन. The definition of educational institution is mentioned. Let us read it. Educational institution means an institution providing services by way of pre-school education. मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्री स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट. हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट. अब प्री स्कूल का क्या मतलब है? एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, किंडरगार्टन, क्या क्या बोलते हैं अपन. तो हर स्टेट में अलग अलग वर्डिंग यूज होता है. तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया, प्री स्कूल एजुकेशन. मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट होने के पहले का जो एजुकेशन है उसको हम कहेंगे प्री स्कूल. सो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्री स्कूल एजुकेशन दे रहा है, ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड. ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को हम लोग महाराष्ट्र में तो कहते हैं HSC, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट. ओके, सो HSC बोलते हैं अपन इसको. सो HSC मतलब ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तब तक ये एग्जाम्प्ट रहेगा. मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्री स्कूल से लेकर के HSC तक का सर्विस दे रहा है, देन इट वुड बी एग्जाम्प्ट. क्लियर है? और इक्विवेलेंट. अब यहाँ पर इक्विवेलेंट क्यों लिखा? क्योंकि आई नो दैट, मतलब एज फार एज आई नो, तेलंगाना में उसको इंटर बोलते हैं शायद से. ओके, इंटर बोलते हैं, मतलब कॉलेज को लोग इंटर बोलते हैं, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को इंटर बोलते हैं शायद से. तो यहाँ पर हर जगह पर HSC नहीं बोलते, कोई इंटर बोलेगा, कोई HSC बोलेगा, सबके लिए अलग अलग है. ओके, तो यहाँ पर और इक्विवेलेंट लिख दिया. सो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल से लेकर के HSC तक का एजुकेशन दे रहा है, बेसिकली प्री स्कूल टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ऐसा याद रखो, देन इट इज एग्जाम्प्ट. ठीक है, मतलब आगे देखेंगे अपन क्या क्या सर्विस एग्जाम्प्ट है, बट दिस टाइप ऑफ सर्विस
who is providing is called as educational institution. Next is education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for time being in force. Very important. Education as a part of curriculum for obtaining qualification. ठीक है, मतलब ऐसा कोई कोर्स जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, ओके, किस लिए? फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। अब यहाँ पर सीए का, अगर आप मतलब सीए का कोर्स कर रहे हो, सब लोग कर रहे हो, मालूम है मेरे को, तो यहाँ पर जो आप कोर्स कर रहे हो, इट इज अ क्वालिफिकेशन, ओके, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। सीए एक्ट 1949, इस एक्ट से आपका जो क्वालिफिकेशन है दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए, ओके, तो इन लोगों के लिए भी सेम है। सो ऑल सच इंस्टीट्यूट्स हैव देयर ओन एक्ट, ठीक है। तो ये लोग जो एक्ट के थ्रू एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जो भी सर्विसेज आईसीआई देता है इन रिलेशन टू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, फॉर दिस एक्सटेंट आईसीआई वुड बी कॉल्ड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ बात? ओके। पर अगर आईसीआई मेंबर्स को कुछ सर्विस दे रहा है तो क्या वो यहाँ पर कवर होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मेंबर्स बन गए, मतलब सीए हो आप ऑलरेडी, आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीआई। तो अगर आईसीआई मुझसे कुछ सब्सक्रिप्शन फीस लेती है तो दैट इज नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो उस सर्विस के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि फॉर दिस सर्विस आईसीएआई इज नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अब यहाँ पर ना अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स का भी डेफिनेशन है। अप्रूव्ड वोकेशनल क्या होता है? एनसीवीटी एंड एससीवीटी, नेशनल जो अपना होता है ना एनसीवीटी, वोकेशनल काउंसिल, वो। अब यहाँ पर ऊपर जाते हैं अपन, डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनसीवीटी मतलब एनसीवीटी का डेफिनेशन नहीं है, अप्रूव्ड का डेफिनेशन है। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी, ये रहा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स? किसने अप्रूव करना चाहिए? एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एक बार रीड करते हैं। कोर्स रन बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईटीआई, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू एनसीवीटी और एससीवीटी, ऑफरिंग कोर्सेज इन डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। अभी इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सर्कुलर है, वो अपन तभी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया, मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। कैसी ट्रेनिंग्स? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, ओके। जो लोग एफिलिएटेड है एनसीवीटी से या तो फिर एससीवीटी से, मींस देयर ट्रेनिंग्स आर अप्रूव्ड बाय दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब जैसे डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब पता है आप लोग को? डेजिग्नेटेड ट्रेड मींस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट है, ये देखो, यहाँ पर लाइट चालू की मैंने, लाइट बंद की, तो यहाँ पर जो लाइट है अगर ये खराब हो जाती है तो यहाँ पर मुझे क्या बुलाना पड़ेगा? वायरमैन। सो ये जो वायरमैन है उसने अगर ये काम सीखा है, ठीक है, वो कहाँ पर सीखते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ऑब्वियसली। टेलर, बार्बर एंड क्या बोल सकते हैं अपन, और बहुत सारे सर्विस, प्लम्बर, ये सब सर्विसेज डेजिग्नेटेड ट्रेड में आती है, ठीक है, अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। सो दीज आर द सर्विसेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो अगर एनसीवीटी ने अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड वहां पर वो डेजिग्नेटेड ट्रेड में सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब डेजिग्नेटेड ट्रेड सिखा रहे हैं, जैसे लाइट को कैसे ठीक करना है। सो दिस ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैट आईटीआई, ओके, आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने जो भी सर्विस दिया दैट वुड बी फॉलोइंग इन द एम्बिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, रन बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड विद डी, ये इस बहुत बड़ा नाम है, डीजीटीएमएसटी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। अपना जैसे होता है ना एफटीपी में डीजीएफटी, उस तरीके से डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब अगर कोई आप ऐसा स्किल डेवलप करवा रहे हो जिसके थ्रू उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी।
तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, and the institute which is providing approved vocational course education course would be called as educational institution. समझा? So educational institution का मीनिंग समझ में आ गया? अब तक अपन ने वही डिस्कस किया, एग्जेम्पशंस तो डिस्कस किए ही नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्लियर? प्री स्कूल टू HSC, then education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law, and then approved vocational course. Now let us refer the exemptions available. Services provided by education institution. Services provided by education institution to students, faculty and staff. Services provided by education institutions to its student, faculty and staff. मतलब अगर इन educational institutions ने किसको सर्विस दिया है? टू इट्स स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ही सर्विस देंगे, फैकल्टी एंड स्टाफ, ठीक है, जो भी फैकल्टी का ट्रेनिंग करवाया वॉट एवर इट इज। सो यहाँ पर जो भी सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रही है टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी एग्जेम्प्ट। मतलब अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ओके, सो इन दिस केस जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है किसी को भी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है by way of conduct of examination, it would be exempt. Is that clear? Okay. आगे बढ़ते हैं अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? परचेज का साइड इंपॉर्टेंट, दैट इज इनवर्ड सप्लाईज। सर्विसेज सप्लाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, देन क्या एग्जेम्पशन है वो चेक करते हैं। अभी यहाँ पर ना 3 पार्ट डिवाइड है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट, transportation of student, faculty and staff, catering including midday meal scheme sponsored by CGSGUT, security services or cleaning or housekeeping services performed in such educational institution. Okay, ये 3 सर्विस है। कौन सी 3? ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, देन सिक्योरिटी और क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज। तो ये सर्विसेज अगर आपको मिल रही है, आप कौन हो? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आपको मिल रही है तो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा? हु आर यू, ठीक है, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या करता है। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन कुछ स्पेसिफिक केसेस में है, जैसे प्री स्कूल टू HSC, ये तीनों सर्विसेज अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने ली जो प्री स्कूल से लेकर के HSC तक का एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, देन इन दैट केस इट वुड बी एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर? अदर्स वुड बी टैक्सेबल। अदर्स वुड बी टैक्सेबल मतलब अगर मान के चलो प्राइवेट ITI है, ठीक है, इट इज ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नो डाउट, बट अगर उसने इन तीनों में से कोई भी सर्विस लिया, इट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर? एग्जेम्पशन कहां पर? प्री स्कूल से लेकर के HSC, गवर्नमेंट अज्यूम्स कि ये तो बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, इतना पढ़ाई तो बेसिक नेसेसिटी है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जेम्पशन देते हैं। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टैक्स लग करके नहीं आएगा, ओके, तो वो लोग आउटवर्ड पर भी वो लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इट वुड बी रिड्यूस्ड। सो मैंने क्या कहा वापस से एक बार, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन किसका? स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय CGSGUT, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 3 सर्विसेज अगर प्री स्कूल टू HSC वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ली, देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर अदर्स ने ली, देन इट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर है? सो आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना है? ये 3 सर्विस आने के टाइम पर आपको चेक करना है कि आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या दे रहा है, उसके हिसाब से एग्जेम्पशन डिटरमाइन होगा। ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर एडमिशन सर्विसेज आप दे रहे हो किसी को भी, ठीक है, कोई भी सर्विसेज, एग्जांपल लेता हूं, यहां पर क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू है, हाँ, मतलब आपने सर्विस लिया है किसी और से। कैसा सर्विस लिया? कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का। ओके, मान के चलो ICI ने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से टाइप किया, बोला कि हम लोग को हमारा एग्जाम कंडक्ट करना है, प्लीज हमको सर्विसेज दो। ओके, तो यहाँ पर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देगा टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्या ICAI एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है? हाँ है, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है तभी तो एग्जामिशन आएगा। ओके, सामने वाला
अब सामने वाला जो सर्विस दे रहा है टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देन इट वुड बी एग्जाम्प्ट। ठीक है, सामने वाला कोई भी हो, सामने वाला कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। recipient should be education institution and service should be in relation to admission or conduct of examination। ठीक है, ऑलवेज एग्जाम्प्ट, चाहे फिर वो प्री स्कूल हो, प्री स्कूल टू एचएससी हो, मोर देन एचएससी हो, कुछ भी हो, इट वुड बी एग्जाम्प्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल एंड पीरियोडिकल। ऑनलाइन, एक ही वर्ड है, 3 बार टिक मारा है एक ही वर्ड है, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल। अब ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, मतलब बायजूस ऐप वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ऑनलाइन एजुकेशन एंड जर्नल एंड पीरियोडिकल। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल मतलब कुछ ऑनलाइन आपको जर्नल मिल रही है, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन जर्नल मिल रही है, गवर्नमेंट का इंटेंशन सोचो, उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। अब प्री स्कूल से लेकर के एचएससी तक, प्री स्कूल से लेकर के एचएससी तक ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल एंड पीरियोडिकल्स, क्या इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। बेसिक नेसेसिटी तक मिलना चाहिए तब एग्जाम्शन है। ओके, पर क्या एजुकेशनल जर्नल मिलना, पीरियोडिकल मिलना इतना ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं। और यहां पर अगर मिल रहा है, सो ऑब्वियसली दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड बी ऑफ अ ग्रेट रेप्यूट। जैसे इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्कूल हो गए। ओके, मुंबई में गोयन का इंटरनेशनल स्कूल करके है, आप लोग को मालूम होगा। तो वहां पर जो बच्चे लोग आते हैं, दैट वुड बी ऑफ हाई फाई फैमिलीज। ओके, एक्टर एक्ट्रेस के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब उनको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल वुड बी टैक्सेबल फॉर प्री स्कूल टू एचएससी एंड एजुकेशन एज अ वोकेशनल कोर्स। अगर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने सर्विसेज ली, कौन सी? ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल एंड पीरियोडिकल, देन इट वुड बी टैक्सेबल, अदरवाइज इट वुड बी एग्जाम्प्ट। अदरवाइज एग्जाम्प्ट क्यों? क्योंकि अब आप बड़े हो गए। ठीक है, अब आप, आपका 12th हो गया, आप बड़े हो गए, अब तो आपको जर्नल वगैरह पढ़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर नाउ इट इज योर नेसेसिटी, ताकि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर पाओ, मतलब इतना अच्छे से आप लोग पढ़ोगे ऑनलाइन वगैरह, देन इट विल बी रिजुविनेट योर नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को जरूरी है, इसके लिए आपको एक्सेप्ट। ठीक है, समझ में आएगा? उस तरीके से याद रखो, इंटेंशन के हिसाब से याद रखो तो याद रहेगा। एक बार वापस से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, केटरिंग, ओके, देन सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज। अगर ये 3 सर्विसेज प्री स्कूल टू एचएससी वाले को मिला, एसएससी वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिला, देन इट इज एग्जाम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। अगर सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, देन इट वुड बी ऑलवेज एग्जाम्प्ट, चाहे वो प्री स्कूल टू एचएससी हो, मोर देन एचएससी हो। ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल, प्री स्कूल से लेके एचएससी तक के बच्चों को जरूरत नहीं है। एजुकेशनल एज अ वोकेशनल कोर्स, उनको भी जरूरत नहीं, ऐसा समझा गवर्नमेंट। ओके, देन इट वुड बी टैक्सेबल। अगर उनको छोड़ के बाकी किसी ने भी सर्विस लिया ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल एंड पीरियोडिकल का, देन इट वुड बी एग्जाम्प्ट। डन। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट। मतलब अगर आप फॉरेन लॉ के हिसाब से कुछ क्वालिफिकेशन ले रहे हो, जैसे एसीसीए, ध्यान देना, ACCA इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, इट इज अ यूके रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ACCA के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है, जैसे एडुप्रिस्टिन, नाम सुना है कभी? एडुप्रिस्टिन। सो एडुप्रिस्टिन इंस्टीट्यूट इज गिविंग सर्विसेज टू यू फॉर बिकमिंग ACCA which is recognized by law in UK, not in India. तो यहाँ पर that will be taxable, समझा? अगर इंडिया के लॉ ने रिकॉग्नाइज किया, then it is exempt. Next is services provided by boarding school along with residence and food is exempt as predominant nature is of education. ठीक है, self explanatory. Third point very important, mark pro. Services of giving motor vehicle on hire for transportation of students, faculty and staff to education institution of preschool exempt. Important, important. व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं किया क्या? किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर एक मोटर व्हीकल हायरिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, इसका काम क्या है? मोटर व्हीकल को हायर पे देना। अब इसने ऐसे पर्सन को हायर पे दिया है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है से मिस्टर एक्स। नाउ दिस इज द ट्रांसपोर्टर जो सर्विसेज देता है प्री स्कूल से लेकर के
HSC तक के लिए, प्री स्कूल से लेकर के HSC तक के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये सर्विस तो एग्जेम्प्ट है, अपन ने अभी चेक किया। ओके, बाद में गवर्नमेंट ने इस सर्विस को भी एग्जेम्प्ट किया। उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक समझा रहा हूँ, सुनो। इसको भी एग्जेम्प्ट किया, क्यों ऐसा? एकदम ध्यान से सुनो, लॉजिक समझ में आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं है तो ये जीएसटी लगाएगा। ओके, से 100 प्लस 18, इसको मिला 118 में। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ए के लिए कॉस्ट क्या हो गई? अगर इसका आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है एंड परचेज अगर टैक्सेबल है, सुनना ध्यान से, इसका आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है एंड परचेज अगर टैक्सेबल है, तो यहाँ पर जो जीएसटी पे किया है इसने मोटर व्हीकल वाले को, इट वुड बी कॉस्ट। तो ये अगर टैक्स का कॉस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका प्राइस हैवी हो जाएगा। भले फिर ये एग्जेम्प्ट करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि दिस वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं रखेंगे, हम इसको भी एग्जेम्प्ट करेंगे। इसको एग्जेम्प्ट करने की वजह से 100 में इसको सर्विस मिलेगी, ये आगे भी 100 प्लस हिज प्रॉफिट मार्जिन दे पाएगा, समझा? सो इसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है इट वुड बी रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट पढ़ा वो किसके लिए था? इस ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसा कोई एजेंसी जो मोटर व्हीकल हायर पे दे रहा है किसी ऐसे पर्सन को जो आगे प्री स्कूल से लेकर के HSC तक के ट्रांसपोर्ट को मतलब ट्रांसपोर्टेशन देने वाला है, देन ये सर्विस तो एग्जेम्प्ट थी। सो इसका बैक टू बैक सर्विस वुड आल्सो बी एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर टैक्सेबल। प्लेसमेंट सर्विसेज वुड ऑलवेज बी टैक्सेबल। Catering services provided by education institution is exempt. However, if provided by third party, then it is taxable. मतलब अगर इन हाउस केटरिंग है मेरे पास, ठीक है, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ, मेरे पास इन हाउस केटरिंग, देन दिस सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। अगर मैंने थर्ड पार्टी से केटरिंग लिया, ओके, देन इट वुड बी टैक्सेबल। एंड मेरा आउटवर्ड अगर एजुकेशन है ऑब्वियसली तो इट इज एग्जेम्प्ट। तो ये केटरिंग के ऊपर जो जीएसटी है इट वुड बी माई कॉस्ट, समझा? ओके, नेक्स्ट वन, सर्विसेज बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट ITI। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट ITI भी इंक्लूडेड है, बट दिस ITI शुड बी एफिलिएटेड बाय NCVT, ओके, SCVT दोनों। यहाँ पर पढ़ते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ITI इन डेजिग्नेटेड ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब ऐसे ट्रेड्स विच आर अप्रूव्ड बाय अप्रेंटिस एक्ट 1961। क्लियर? कैसे उसमें कौन से ट्रेड है देखो, बार्बर, हेयर कटर, ड्रेसर, कैड कैम ऑपरेटर, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, ये सारे कुछ काम है जो आपको सिखाए जाते हैं प्राइवेट ITI में। ओके, सो प्राइवेट ITI प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज और एनी ITI प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। कब एग्जेम्प्ट? जब डेजिग्नेटेड ट्रेड है। इज दैट क्लियर? डेजिग्नेटेड ट्रेड। और अगर इट इज अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड, मतलब अप्रेंटिस एक्ट में नहीं लिखा है फिर भी आप उसको सिखा रहे हो, देन दैट सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइड बाय प्राइवेट ITI फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सर्विसेज दिया है, देन आल्सो इट इज एग्जेम्प्ट। फॉरेन कोर्सेस बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट आर टैक्सेबल। एजुकेशन फॉर नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन आर टैक्सेबल, ये ऑलरेडी हो चुका है। मैराटाइम इंस्टीट्यूट्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सर्कुलर आया था। मैराटाइम इंस्टीट्यूट्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर GST लॉ एंड द कोर्सेज कंडक्टेड बाय देम आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, सो जो इनका डायरेक्टर जनरल होता है, एक बड़ा नाम है, तो जो इनका जो इंस्टीट्यूट होता है मैराटाइम इंस्टीट्यूट, सो ये अप्रूव्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सो उन्होंने जो भी सर्विसेज दिया है दैट वुड बी एग्जेम्प्ट, उन्होंने जो भी कोर्सेज कंडक्ट किया दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज समझो, कोचिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम चार्जिंग यू फीस फॉर दिस लेक्चर, whether it would be taxable? Yes, it would be taxable. Why? Because this is not, मतलब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, मैं कोचिंग सेंटर हूँ। ओके, सो जो भी क्लासेस वाले हैं उनको GST लगाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दे आर कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर, our next sector is healthcare service sector. Healthcare services by a clinical establishment. अब हेल्थ केयर सर्विस को क्यों एग्जाम किया है, इसके पीछे लॉजिक तो आप लोग को सबको मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं है। सब लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड करने चाहिए। ओके, अगर मैं बीमार हूं तो मेरे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि मैं ठीक हो पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसके ऊपर GST का बर्डन नहीं लगाएंगे। ओके, सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। लेट अस रीड।
Healthcare services provided by clinical establishment, okay, an authorized medical practitioner और पैरामेडिक्स, ओके। अब रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम क्या होता है वो समझो। मतलब अगर इन लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम में अगर हेल्थ केयर सर्विस दिया, देन इट इज एक्सेप्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम आर एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, उनानी। तो ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है। इसको छोड़ करके बाकी के सिस्टम में अगर आपने कोई हेल्थ केयर सर्विस दी, देन इट वुड बी टैक्सेबल, जैसे रीकी, एक्यूप्रेशर एटसेट्रा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, services provided by transportation of patient in an ambulance, these both are the healthcare services which are exempt, okay। आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूम रेंट चार्ज फ्रॉम इन पेशेंट इन हॉस्पिटल इज exempt, ओके। मान के चलो कि कोई एडमिट है, ओके। अब एडमिट जो होते हैं पेशेंट, जो वहां पर ही रुकते हैं हॉस्पिटल में, एडमिट होते हैं, उनको कहा जाता है इन पेशेंट, ओके। सो इन पेशेंट से हम लोग क्या क्या चार्जेस रिकवर करते हैं? जो भी उनका ठीक होने का खर्चा, दैट इज हेल्थ केयर सर्विस, देन रेंट, ओके, रेंट नहीं रेंट, हेल्थ केयर सर्विस, रेंट, देन खाने पीने का भी होगा, ओके, फूड एडवाइस बाय डॉक्टर। सो ये सारी सर्विसेज हम किसको देते हैं? इन पेशेंट को। सो हेल्थ केयर सर्विस तो एग्जाम्प्ट है ही। यहाँ पर लिखा आगे, रेंट जो भी लिया, बेड का, बेड होता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल से 1000 रुपीज पर डे एक बेड का। तो यहाँ पर जितने भी दिन आप यहाँ पर रहे हो हॉस्पिटल में, ओके, वॉट एवर डेज यू हैव बीन हियर, ओके, जितना भी रेंट चार्ज किया, दैट वुड बी एक्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट इज जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंसल्टेंसी बाय डॉक्टर, इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दिया, ओके, अभी कंसल्टेंसी डायरेक्टली हेल्थ केयर है क्या? नहीं, पर कंसल्टेंसी वुड बी यूज्ड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर कंसल्टेंसी दिया डॉक्टर ने, देन ऑल्सो इट वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फूड की। थर्ड पॉइंट इज फॉर फूड। फूड सप्लाइड डायरेक्टली बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय डॉक्टर वुड बी एग्जेम्प्ट, ओके। मतलब अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको तेल वाला नहीं खाना है, ओके, तो हॉस्पिटल ने ये सब सुना, हॉस्पिटल को ये सब इंस्ट्रक्शंस मिले कि ये पेशेंट जब तक यहाँ पर है, उसको तेल वाला खाना नहीं मिलेगा, ऑयली फूड वुड नॉट बी गिवन। तो हॉस्पिटल इज प्रिपेयरिंग फूड इन देयर ओन कैंटीन, दैट इज विदाउट ऑयल, मतलब एकदम सूखा सूखा, ताकि उसको जल्दी रिकवरी मिले। तो यहाँ पर जो भी फूड बना रही है हॉस्पिटल्स, एंड जो सप्लाई कर रहे हैं इन पेशेंट्स को एज एडवाइज बाय डॉक्टर, इट वुड बी एक्सेप्ट, क्लियर। एंड फूड सप्लाइड टू अटेंडेंट, अटेंडेंट मतलब मान के चलो कि मेरी मॉम बीमार है, ओके, मॉम को एडमिट किया पेशेंट, मतलब एज अ पेशेंट इन एन हॉस्पिटल, सो शी इज अ इन पेशेंट। अब मैं भी वहां पर जाता हूँ, वहां पर मैं भी रहता हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि किसी एक घर के मेंबर को रहना है, तो यहाँ पर मैं भी मतलब बेड पे सोऊंगा ऑब्वियसली। तो जो भी रेंट होगा उस बेड का, दैट वुड बी टैक्सेबल, क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूँ। मेरी मॉम के बेड का जो भी रेंट होगा, दैट वुड बी एग्जेम्प्ट, बट माई रेंट वुड बी टैक्सेबल। खाना पीना मुझे भी मिल रहा है हॉस्पिटल से, ओके। मैं थोड़ी ना विदाउट ऑयल खाऊंगा, मैं तो ऑयली फूड खाऊंगा, क्योंकि आई एम वेरी मच हेल्दी। तो यहाँ पर जो मुझे खाना मिला, दैट वुड बी टैक्सेबल, इज दैट क्लियर? क्योंकि ना ही मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ना ही मैं पेशेंट हूँ, ओके। समझा ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। थर्ड का फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फूड इज आउटसोर्स्ड बाय हॉस्पिटल टू अनदर एजेंसी। एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो ये हॉस्पिटल है, ओके। अब यहाँ पर एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर आया यहाँ पर, डॉक्टर ने बोला कि ये जो पेशेंट है, ये बेड बना रहा हूँ एक, बेड बना क्या प्रॉपर? नहीं बना, ठीक है। सो दिस इज द बेड, ये उसके ऊपर ओढ़ दिया, बराबर है। सो ये बेड पे एक पेशेंट है, ओके। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इनको विदाउट ऑयल खाना है, विदाउट ऑयल का खाना चाहिए।
अब हॉस्पिटल बोलती है कि सर हम तो विदाउट ऑयल का बनाते नहीं है, अब क्या करेंगे? तो डॉक्टर ने बोला कहीं से भी मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, बट विदाउट ऑयल चाहिए। ठीक है, तो हॉस्पिटल ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिस्टर एक्स को। ओके, मिस्टर एक्स यहाँ पर लेके आता है विदाउट ऑयल खाना, ओके, फॉर दिस पेशेंट। सो हियर मिस्टर एक्स वुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हॉस्पिटल। ओके, तो यहाँ पर ये जीएसटी चार्ज करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये जीएसटी चार्ज करेगा, समझा? बट हॉस्पिटल्स आउटवर्ड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज है। ओके, सो नेचुरली बंडल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को ये जो जीएसटी पे किया है पीछे मिस्टर एक्स को, हॉस्पिटल को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट इज जीएसटी वुड नॉट बी levied on the retention money. Example, if hospital charges rupees 10,000 from patient and pays rupees 7,500 to doctor and keeps rupees 2,500, then this 2,500 would also be exempt. ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जो 2,500 जो रिटेन किया उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान के चलो एक हॉस्पिटल है। ओके, अब ये हॉस्पिटल में विजिटिंग डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, आईसीआई में कैसे विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं, उसी तरीके से हॉस्पिटल्स में विजिटिंग डॉक्टर्स होते हैं। मतलब ये लोग आते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर पेशेंट है, पेशेंट को चेक करते हैं एंड चले जाते हैं। सो इनका बिलिंग कैसे होता है? मान के चलो पेशेंट ने फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल को 10,000 रुपीज दी। ठीक है, सो डॉक्टर का कंसल्टेंसी का हॉस्पिटल वुड पे से 75%, 7,500। ओके, एंड 2,500 ये लोग रखेंगे। इज दैट क्लियर? 2,500 वुड बी रिटेन्ड बाय हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो भी पैसा रिटेन किया उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या, या वो एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज वो भी एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो ये 2,500 रखा है ये कई सारे एक्सपेंसेस करने के लिए काम आता है, विच आर इन रिलेशन टू हेल्थ केयर सर्विस, जैसे नर्स का पेमेंट, ओके, देन वार्ड बॉय का पेमेंट, ओके, देन क्लीनलीनेस मेंटेन करने का, ओके, देन फूड सप्लाई करने का। सो ये सारे जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, ये सब किससे करते हैं लोग? जो रिटेन किया उससे। सो बट ऑब्वियसली चीज है, एग्जेम्पशन 2,500 को भी मिलना चाहिए। सो दिस रिटेंशन मनी इज नॉट टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज बाय नेशनल हेल्थ मिशन वुड बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स आर एग्जेम्प्ट। अगर रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हो एंड आप सर्विस दे रहे हो, देन योर सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज कॉर्ड ब्लड बैंक एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, वेटरिनरी सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। ओके, मतलब यहाँ पर सब हमने ह्यूमन की बात की, बट सिर्फ ह्यूमन एग्जेम्प्ट है क्या? नो। अगर एनिमल्स के डॉक्टर, जिसको हम कहते हैं वेटरिनरी सर्विसेज, वो भी एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, कॉर्ड ब्लड बैंक, वहां पर क्या होता है, जो आपका बैंक मतलब ब्लड होता है, दैट वुड बी स्टोर्ड एंड योर स्टेम सेल्स वुड बी प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पर वो स्टेम सेल्स कब काम आते हैं? जब किसी का ब्लड लॉस हो, या फिर अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, मालूम है लेडीज के पेट में जो मतलब नाड़ होती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अम्बेलिकल कॉर्ड। सो वो सब में ब्लड यूज होता है। सो वहां पर अगर आप जो सर्विस दे रहा है कोई ब्लड बैंक, देन देयर सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। अगर ऐसा सर्विस दिया तो भी एग्जेम्प्ट। आपने देखा रहेगा इंजेक्शन जब मारते हैं तो सिरिंज होती है, वो सिरिंज अगर बायोमेडिकल है, ओके, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एजेंसीज, दैट सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया पूरा? ओके, सो हियर वी कंप्लीट विथ हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर। आगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट। अगर आरबीआई ने सर्विस दिया तो वो एग्जेम्प्ट। अगर आरबीआई को सर्विस मिला इट इज टैक्सेबल। याद रहेगा, आरबीआई ने सर्विस दिया मतलब आरबीआई के सेल्स पर एग्जेम्पशन, आरबीआई के परचेज पर। ओके, सो आरबीआई गिविंग सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट, बट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई वुड बी टैक्सेबल। ओके, यहाँ पर एक नोट लिखिए, पढ़ते हैं। सर्विसेज टू आरबीआई बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, ये अपन ने आरसीएम में देखा था। जीएसटी विल बी पेड बाय आरबीआई अंडर आरसीएम। सो सर्विसेज बाय ओवरसीइंग कमिटी to RBI would be chargeable to tax under reverse charge mechanism. Next is services by way of extending deposit, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. Okay, अगर consideration आपका interest और discount के फॉर्म में है
then such interest or discount would be exempt. Is that clear? Okay. ये serial number 27 है of notification number 12/2017. So interest और discount अगर बैंक on करता है then it is exempt. समझा? इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग द बैंक और अमॉन्ग द डीलर्स और बिटवीन बैंक्स एंड डीलर्स, देन इट इज एक्सेप्ट. समझा? मतलब मान के चलो कि किसी बैंक को दिरहम चाहिए. ओके तो बैंक ए के पास दिरहम नहीं है, बैंक बी के पास दिरहम है. सो बैंक बी हैज सोल्ड दिरहम टू बैंक ए. सो दिस सेल ऑफ फॉरेन करेंसी वुड बी एग्जेम्प्ट. समझ में आई बात? ओके अब एक चीज समझना, अपना जो E अपॉन एफ का फॉर्मूला है मालूम है, रूल 42 रूल 43 में. सो जो E अपॉन एफ का फॉर्मूला है, वुड दिस E इंक्लूड इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर, यस और नो? सोचो. वहां पर मैंने लिखा था कि इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर वुड बी एडेड. एडेड लिखा था, नॉट एडेड लिखा था? नॉट एडेड. बट अगर आपका बैंकिंग कंपनी है देन इट वाज द एक्सेप्शन का एक्सेप्शन. इट मींस अगर इंटरेस्ट बैंक ने अर्न किया है देन इट विल बी एडेड, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एडेड. क्लियर है? नॉर्मली ऐड नहीं होता, पर नहीं होने का एक्सेप्शन है बैंकिंग कंपनीज. सो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी ने अगर इंटरेस्ट अर्न किया इट वुड बी इंक्लूडेड इन ई, अदरवाइज इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ई. समझा? ओके. नोट, सर्विस चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव द लोन आर टैक्सेबल. मतलब प्रोसेसिंग फी हो गई, ये सारी चीजें टैक्सेबल होंगी. सर्विस चार्ज है ना इसके लिए. नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक आर एग्जेम्प्ट. अगर ये लोगों ने सर्विस दिया, एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट इज GST shall not be charged on the charges charged by bank of payment up to ₹2,000 made by any person through debit card, credit card. ओके यहाँ पर अभी एक मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है. ओके अभी ना मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ मालूम है? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो पेमेंट प्रोसेसिंग होता है वो किस तरीके से होता है वो अपन देख रहे हैं. क्लियर है? चलो लेट अस अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट. मान के चलो कि ये सुपर मार्केट है. ये क्या है? सुपर मार्केट. अब ये सुपर मार्केट में आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर. ओके यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं कुछ शॉपिंग. कुछ आप लोगों ने शॉपिंग किया. ओके अब यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे? डेबिट कार्ड यूज करोगे या तो क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, जो भी होगा. अब यहाँ पर मान के चलो कि सुपर मार्केट का बैंक अकाउंट बैंक ए में है. तो कोई एक काम करता हूँ, बैंक ए नहीं लेता हूँ, HDFC बैंक लेता हूँ. बैंक का नाम लिखूंगा तो ज्यादा इजी होगा आपको. तो सुपर मार्केट का अकाउंट किसमें है? HDFC बैंक में. ओके एंड सुपर मार्केट मेंटेन्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, POS टर्मिनल बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. ओके अब ये POS टर्मिनल जो है, मान के चलो ये HDFC बैंक है तो HDFC बैंक ने इसको POS टर्मिनल दिया. ओके अब यहाँ पर IDBI बैंक है, IDBI बैंक. ओके अब IDBI बैंक के किसी कस्टमर ने यहाँ पर आकर के शॉपिंग की एंड IDBI बैंक के कस्टमर के पास होता है क्रेडिट कार्ड, एग्जांपल है. ओके सो क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कौन करता है? वो इशू IDBI बैंक करता है. लेकिन IDBI बैंक वुड हैव द नेटवर्क ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज. उसको हम बोलते हैं पेमेंट स्कीम. क्या बोलते हैं उसको? पेमेंट स्कीम. से वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, ठीक है, ये सारी एंटिटीज होती हैं जो पेमेंट स्कीम्स चलाती हैं क्रेडिट कार्ड की. सो जो वीजा है यहाँ पर, ओके अब वीजा मतलब वीजा ने अप्रोच किया IDBI बैंक को कि आपके कस्टमर को आप वीजा का कार्ड दो, हम आपको कमीशन देंगे. ठीक है सो IDBI बैंक अपने कस्टमर्स को वीजा का कार्ड देती है. ओके सो मेरे पास भी वीजा का ही कार्ड होगा मेरे ख्याल से. ये देखो, दिस इज वीजा, ये वीजा का कार्ड है, बराबर है. तो दिस इज द कार्ड जहां पर वीजा लिखा हुआ है. मतलब वीजा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने क्रेडिट कार्ड्स को, मतलब क्रेडिट कार्ड का ये एसोसिएशन बोलते हैं अपन इसको, पेमेंट स्कीम्स. सो वीजा के साथ IDBI बैंक का कनेक्ट है, ऐसे ही वीजा के साथ सब बैंक का कनेक्ट होगा ऑब्वियसली. ओके
अब एचडीएफसी बैंक का भी कनेक्ट है किसके साथ? वीजा के साथ ऑब्वियसली। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, शॉपिंग करने कौन आया? आईडीबीआई बैंक का कस्टमर। अब ये जो उसके पास मशीन होती है जिसमें अपन कार्ड स्वाइप करते हैं, ओके, ये कार्ड है मेरा, ये मैंने स्वाइप किया, तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के कस्टमर को, कस्टमर के बैलेंस मतलब अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं, ओटीपी सही है कि नहीं, ये सब एचडीएफसी वाले को कैसे मालूम रहेगा? समझ में आ रहा है क्या? जो पीओएस मशीन है वो तो एचडीएफसी बैंक की है। सो हाउ एचडीएफसी बैंक वुड नो दैट आईडीबीआई बैंक person has inserted proper details, proper card, proper OTP and whether credit limit है कि नहीं इसका, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन प्रोसेस। सो ये जो एचडीएफसी है वो क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये कार्ड कौन सा है। जैसे ही पता चला कि ये वीजा का कार्ड है, उसने क्या किया, ये जो भी कार्ड इंसर्ट हुआ उसका डिटेल्स किसको, किसके पास दे दिया? वीजा के पास। ओके, अब वीजा के पास जो डिटेल आ गया, अब वीजा क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वाला सीरियल नंबर का कार्ड किस बैंक को इशू हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पता चला आईडीबीआई बैंक को। सो आईडीबीआई बैंक के पास ये डिटेल गया। ओके, ये सब ऑनलाइन होता है इंस्टेंटली। सो आईडीबीआई बैंक ने चेक किया कि जिस पर्सन ने कार्ड इशू किया है, मतलब कार्ड, सॉरी इशू नहीं, कार्ड इंसर्ट किया है, क्या वो प्रॉपर पर्सन है, वैलिड पर्सन है, ओटीपी सही है, इसके पास क्रेडिट लिमिट है, सब कुछ बरोबर है, हाँ ओके। तो आईडीबीआई बैंक क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा कि हाँ सब कुछ ओके है। फिर ये जो वीजा वाला है वो एचडीएफसी बैंक को सिग्नल देगा कि हाँ ये सब ओके। देन यहाँ पर हो जाता है ऑथोराइजेशन एक्सेप्टेड। इसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइजेशन एक्सेप्टेंस। ओके, जब आपको लिखा हुआ था ना एक्सेप्टेड करके, तो उसका क्या मतलब है, बैक मतलब बैक ऑर्डर में आया, आईडीबीआई बैंक से मालूम पड़ा वीजा को कि आपका मतलब जो भी कार्ड है सब प्रॉपर है, ओटीपी बरोबर है, क्रेडिट लिमिट बरोबर है। अब वापस से पीछे गया पोर्टल, दैट इज पीओएस जो पोर्टल होता है ना, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, उस तक। सो उसको भी मालूम पड़ गया कि हाँ अब सब बरोबर है। तो यहाँ पर आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं अपन ऑथोराइजेशन एक्सेप्टेंस, ठीक है? अब अपन इसका नामकरण करते हैं, कौन कौन क्या क्या है वो समझते हैं। अब जो सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट मतलब एचडीएफसी बैंक का कस्टमर, मतलब सुपरमार्केट का अकाउंट कौन सा बैंक में? एचडीएफसी बैंक। सो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है, इसको हम बोलते हैं एक्वायरर बैंक। क्या बोलते हैं इसको? एक्वायरर बैंक। क्लियर है? सुपरमार्केट को हम बोलते हैं मर्चेंट। मर्चेंट मतलब एक्वायरर बैंक का कस्टमर, उसको हम बोलते हैं मर्चेंट। आईडीबीआई बैंक कौन होती है? इशुअर बैंक, उसको हम बोलते हैं इशुअर बैंक। क्लियर है? एंड जो मतलब मैं शॉपिंग करने गया हूं तो मैं कस्टमर हूँ। एंड ये जो वीजा मास्टर कार्ड है उसको हम बोलते हैं पेमेंट स्कीम्स। क्लियर है? सो ये सारा ट्रांजेक्शन। अब एग्जेम्पशन किस लिए है वो सुनो। अब जो एचडीएफसी बैंक है, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो एक्वायरर बैंक है वो सर्विसेज दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? क्या सर्विस दे रहा है बताओ? उसने वीजा को इंफॉर्मेशन भेजा, बराबर है, वीजा ने आगे आईडीबीआई बैंक को भेजा, वापस से लाया, ये सब काम किसने किया? एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक चार्ज करता है, ठीक है, मर्चेंट को चार्ज करेगा वो। ओके, सो हियर द supply of services by acquirer bank would be taxable. However, अगर कार्ड इंसर्ट करके सेटलमेंट अगर 2000 से कम का है, मतलब मैंने बहुत छोटी मोटी शॉपिंग की 2000 तक, तो यहाँ पर एक्वायरर बैंक का सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस 2000 वुड बी एग्जेम्प्ट। समझा? ये एग्जेम्पशन है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, जो पीओएस है वो पूरे दिन का ट्रांजेक्शन को टोटल करता है। ओके, एक बैच बनाता है, दैट बैच गोज फर्दर फॉर सेटलमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये सेटलमेंट के लिए जाएगा, तो वीजा के पास जाएगा, वीजा आईडीबीआई को भेजेगा, आईडीबीआई क्या करेगा, अपने अपने कस्टमर्स के अकाउंट में डेबिट कर देगा। ओके, मतलब हमको पैसा दो, एंड आईडीबीआई बैंक पेज टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी एचडीएफसी बैंक। समझा? एंड बाद में कस्टमर से वो इंटरेस्ट के साथ रिकवर करता है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। यहाँ पर अपने को पीएचडी नहीं करना है, बट एक प्रोसेस समझ में आएगा तो एग्जामेशन समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज द एग्जामेशन विद रिगार्ड्स टू एक्वायरर बैंक एंड इशुअर बैंक, मर्चेंट एंड ऑल। समझा? तो कहने की एक बात, एक्वायर बैंक ने जो भी सर्विस दिया उसका सर्विस एग्जेम्प्ट इफ सेटलमेंट इज अप टू ₹2000। समझा? जिसको कुछ भी नहीं समझा वो अभी का जो स्टेटमेंट बोला वो याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्यों किया?
क्योंकि एंकरेज करना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो अगर मर्चेंट को कोई ट्रांजेक्शन का चार्जेस लगता है, ऑब्वियसली उसका कॉस्ट हेवी हो जाएगा, तो वो इन सबको हटा देगा, बोलेगा कि नहीं हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर वो एंकरेज करे ऑनलाइन पेमेंट्स, इसके लिए ये सब स्कीम्स दी जाती है, एंड ये सब जीएसटी में एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड with international financial service center status to a customer located outside India for international financial services in currency other than INR are exempt। मतलब IFSC ने अगर किसी कस्टमर को सर्विस दिया जिसने ट्रांजैक्शन किया इंटरनेशनल करेंसी में अदर देन INR, then it would be exempt, and this is only for SEZ। okay, next, services by following person in respect to capacities are exempt। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने या तो फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया विद रिगार्ड्स टू इट्स रूरल अकाउंट, ठीक है, रूरल ब्रांच में अकाउंट है, देन सर्विस दिया, इट वुड बी एग्जेम्प्ट। अगर अर्बन ब्रांच का है तो देन इट वुड बी कवर्ड अंडर RCM। क्लियर? सर्विसेज बाय एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स इन द रूरल ब्रांच। अगर किसी इंटरमीडियरी ने सर्विस दिया किसको, फैसिलिटेटर को या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, विथ रिगार्ड्स टू रूरल ब्रांच अकाउंट, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। अब बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है, करस्पॉन्डेंट कौन होता है, ये मैंने चार्ज के चैप्टर में आपको बताया हुआ। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इन अ रूरल एरिया। मतलब अगर रूरल एरिया के लिए अगर आपने इंश्योरेंस कंपनीज को जो भी लीड्स है वो दिया, then it would be exempt, that services would be exempt। is that clear? okay, construction industry। okay, first one, pure labor contracts of construction or any work of civil structure or any other original works, original important, repairing की बातें नहीं चलो, original works pertaining to beneficiary led individual house construction or enhancement under housing for all urban मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना आर एग्जाम। मतलब ये स्कीम के तहत अगर आपने कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज लिया हुआ था एंड यहाँ पर आपने सर्विसेज दिए इन इन क्या बोलते हैं अपन, मिशन के तहत, ओके, इन योजना के तहत, देन द सर्विसेज प्रोवाइड बाय यू एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर वुड बी एग्जेम्प्ट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओरिजिनल वर्क्स होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल वर्क्स, एनी वर्क ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स relating to beneficiary led individual house construction। is that clear? okay, next is services by way of erection or construction of original works pertaining to single residential unit otherwise as a part of residential complex। मतलब यहाँ पर अगर आप बंगला बनाते हो, ओके, बंगला मतलब यहाँ पर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर आप समझो बिल्डिंग का एक घर बनाते हो, देन इट कैन बी टैक्सेबल। ओके, इट कैन बी टैक्सेबल, अपन ने शेड्यूल 3 देखा हुआ है। ओके, पर अगर आप पूरा बंगला बनाते हो, then in that case it would be exempt। next, transfer of development developmental rights, FSI, long term lease for construction of residential apartments, important point है। okay, इसका एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान के चलो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ओके, दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पर ना सारे अपार्टमेंट्स बनने वाले, क्या बनने वाले, अपार्टमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स है इसके नीचे एक कमर्शियल एरिया रहेगा। ओके, ये यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर लेना आप लोग, चलो मैं ही कर देता हूँ। ये सारे अपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर ये सारे घर बना रहा हूं मैं। ओके, तो ये सारे के सारे फ्लैट्स हैं, इसके नीचे सब दुकान वगैरह होंगी। ओके, तो ये जो नीचे का एरिया है दैट इज अ कमर्शियल एरिया, ये कमर्शियल एरिया है पूरा।
ये रेसिडेंशियल है, ठीक है, ये पूरा रेसिडेंशियल है। ओके, अब यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए ऑब्वियसली जो लैंड ओनर है उसने राइट्स ट्रांसफर किया रहेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। तो जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स है उस पे अपन ने सीखा था कि प्रमोटर को टैक्स पे करना होता है, याद आ रहा है क्या? प्रमोटर हैज टू पे टैक्स, याद आ रहा है? आरसीएम में देखा था ना, एंट्री नंबर कौन सा था? 5B, 5B, एंट्री नंबर 5B। टीडीआर के ऊपर कौन टैक्स पे करेगा? प्रमोटर टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस है, ठीक है, ध्यान देना। एग्जेम्पशन क्या बोलता है कि जब आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है, ओके, जब आप ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स के लिए जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो उसके ऊपर नॉर्मली आरसीएम आना चाहिए, लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो होंगी उतने तक के एरिया के लिए एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर इज द रेसिडेंशियल एरिया। ओके, स्क्वायर मीटर ना, स्क्वायर फुट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर मीटर। कमर्शियल है आपका 800, एग्जाम्पल है 800 इज द कमर्शियल एरिया। ओके, कमर्शियल 800 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जितना आपका रेसिडेंशियल है दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। नहीं नहीं, जो रेसिडेंशियल होगा उतना एग्जेम्पशन है, ठीक है, रेसिडेंशियल वुड बी एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर मान के चलो कि कंसिडरेशन है आपका से 18 लाख रुपीज। कितना कंसिडरेशन है? 18 लाख रुपीज फॉर टीडीआर। ओके, सो 18 लाख इंटू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना एरिया है? 1800। ओके, सो कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा? कैलकुलेट करो तो कितना से 10 lakhs ना, वन, ओके, 1 करोड़ एट कितना है? 18 lakhs इंटू 1000 by 1800, सो अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? 10 लाख रुपीज का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब ये एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा जब सीसी के दिन पर ये फ्लैट्स बुक होंगे। ओके, मतलब स्टार्टिंग में आपको खाली कितना पे करना पड़ेगा? कहना है से 18 लाख माइनस जो भी आपका एग्जेम्पशन है 10 लाख, सो नेट यू हैव टू पे अंडर आरसीएम ओनली रुपीज 8 lakhs। आपको आरसीएम में सिर्फ 8 लाख रुपया ही भरना है, ठीक है। आपको एग्जेम्पशन कितना का मिला? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर 18 लाख को ना आप जीएसटी एज्यूम करना, ठीक है। दिस इज जीएसटी अमाउंट, आपको इसको जीएसटी एज्यूम करना है। ये जीएसटी में से 18 लाख के जीएसटी में से आपको 1000 अपॉन 1800 का एग्जेम्पशन मिलेगा। इट इज नथिंग बट 10 लाख रुपीज। 10 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिला, तो आपको कितना पे करना पड़ा? 8 लाख रुपए। 18 लाख जीएसटी बनता है टोटल, ओके, पर आपको एग्जेम्पशन 10 लाख का मिला, आपको 8 लाख पे करना है। क्लियर है? सो अब जब आप 8 लाख रुपया पे करोगे उसके बाद गवर्नमेंट क्या चेक करेगा? बुकिंग का डेट चेक करेगा। अब बुकिंग के दिन पर आपने एग्जेम्पशन कितना क्लेम किया था? 10 लाख का एग्जेम्पशन अब तक आपको ग्रांट हो चुका है। ओके, अब बुकिंग के दिन पर हम चेक करेंगे कि कितना रेसिडेंशियल फ्लैट्स अनबुक्ड है। कितना रेसिडेंशियल फ्लैट्स अनबुक्ड है? रेसिडेंशियल फ्लैट अनबुक्ड। ओके, अब यहाँ पर अनबुक चेक करना है अपने को। मान के चलो कि 1000 स्क्वायर मीटर में से 200 इज अनबुक्ड। 200 इज अनबुक्ड। ओके, सो जितना भी अनबुक्ड है उतना आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। सो टोटल एग्जेम्पशन कितने का था? टोटल एग्जेम्पशन आपको कितने का मिला था? 10 लाख रुपए का। 10 लाख कितने फ्लैट्स के लिए था? 1000 स्क्वायर मीटर के फ्लैट के लिए। ओके, जितना बुक नहीं किया 200, उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा ये एग्जेम्पशन बाय पेइंग इट अंडर आरसीएम। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा चेक करो। टोटल एग्जेम्पशन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000, सो इन सिंपल वर्ड्स 20%। सो 2 लाख रुपया आपको पे करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज रेसिडेंशियल फ्लैट जिसका आपको एग्जेम्पशन मिला था उसमें से 200 स्क्वायर मीटर के जो फ्लैट्स है वो अनबुक्ड है। आई होप इट इज क्लियर, समझा? तो यही सब फॉर्मूलाज है उधर। जीएसटी पेएबल अपने केस में कितना था? 18 लाख रुपया था। ओके,
18 लाख इंटू कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल, यहाँ पर अपना था 1000 एंड यहाँ पर टोटल कितना हुआ 1800। ओके, तो यहाँ पर अपने को एग्जेम्पशन मिल गया, समझा, 10 लाख का एग्जेम्पशन मिला। उसके बाद अपने को आरसीएम में पे करना पड़ेगा ऑन अनबुक्ड फ्लैट्स। अपने में अनबुक कितना था 200 स्क्वायर मीटर। ओके, कितने में से 1800 की 1000, 1000 नॉट 1800, ठीक है, क्योंकि एग्जेम्पशन 1000 फ्लैट का था ना, तो यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में अपन 1000 लेंगे, समझा। एंड यहाँ पर जितना एग्जेम्पशन अपने को मिला हुआ था, ओके, जीएसटी पेएबल ऑन टीडीआर फॉर रेसिडेंशियल फ्लैट बट फॉर एग्जेम्पशन कंटेंट, मतलब एग्जेम्पशन 10 लाख का था, सो 10 लाख इंटू 20%, 200 अपॉन 1000, सो इतना अपने को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। आई होप इट इज क्लियर। सेम अप्लाइज फॉर लॉन्ग टर्म लीज एंड जो भी एफएसआई टीडीआर सबके लिए सेम इज एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? वही है यहाँ पर, ये एग्जामेशन को आप लोग, एग्जाम्पल को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस लर्न ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्पशंस। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरिएज ऑफ, ठीक है, इन सब के अगर अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं देन अपना एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। क्या क्या चेक करते हैं? एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड वैल्यू एग्जेम्पशन, मतलब कुछ, मतलब जो नीचे दिए हुए गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल, फिर डिफेंस गुड्स, इन सबको अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया देन एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। देन वैल्यू रिलेटेड एग्जेम्पशन है 750 एंड 1500, अपन चेक करते हैं आगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आपने किसी व्हीकल में, ठीक है, लॉरी, टेम्पो, ट्रक, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन किया, then such transportation would be exempt. Why? Because the produce, the goods which you are transporting is agriculture. Next is goods where consideration charged for transportation of goods transported in a single carriage does not exceed rupees 1500, or where consideration charged for transportation of all such goods in a single for a single consignee does not exceed rupees 750. इसको अपन चार्ट में समझते हैं, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। मान के चलो मुझे बैंगलोर कुछ गुड्स भेजना है, ठीक है, बैंगलोर कुछ गुड्स भेजना है, तो मैंने क्या किया, ये ट्रक में जो बैंगलोर जा रही थी, ओके, दिस ट्रक वाज गोइंग बैंगलोर, तो मैंने बोला मेरा थोड़ा ही गुड्स है, एक काम करो मेरा गुड्स इतने में आ जाएगा, ओके, सो मेरे को थोड़ा गुड्स भेजने दो, जो भी चार्जेस होगा आपका बता दो। तो यहाँ पर मैंने क्या पूरी की पूरी ट्रक बुक की? नो, पूरा का पूरा ट्रक बुक नहीं किया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पार्ट बुक किया, ओके, थोड़ा ही गुड्स है तो मेरे को पूरे ट्रक की जरूरत नहीं है, इट इज कॉल्ड एज पार्ट लोड। तो यहाँ पर द सर्विस प्रोवाइडर दैट इज जीटीए charges me say rupees 500 for this transport, so this would be exempt. Why? Because ये ट्रक में कई सारे कंसाइनीज का गुड्स जा रहा है, कई सारे कंसाइनी का गुड्स जा रहा है, ओके, एंड मेरा भी जा रहा है। तो यहाँ पर सिंगल कंसाइनी, मैं सिंगल कंसाइनी हूँ, एग्जांपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इन सब लोग अपना अपना चार्जेस चेक करेंगे। अगर 750 के नीचे है, दैट इज एग्जांपल में 500, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है? अगर 750 के ऊपर है, से चार्जेस है मेरा 800, then full 800 would be taxable and not just rupees 50. I hope it is clear. Okay, समझ में आया? So यहाँ पर 800 है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, अगर मान के चलो मेरे को बैंगलोर कुछ भेजना है एंड मैं पूरा का पूरा ट्रक बुक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, क्या हो गया, जूम आउट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर समझो एक ट्रक है, मेरा गुड्स ना बहुत ज्यादा है, ओके, मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा ट्रक बुक करता हूँ, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही गुड्स है, बाकी किसी का गुड्स भी नहीं है, ओके, सिर्फ मेरा गुड्स है। तो यहाँ पर अगर जीटी है मुझे चार्ज करता है से 1300 रुपीज, ओके, ये पूरे ट्रक का, मतलब सिंगल कंसाइनी मैं ही हूँ, अकेला हूँ, ओके। यहाँ पर मेरा चार्जेस चेक किया जाएगा, अगर 1500 या उसके कम है देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट, इफ इट इज एक्सीडिंग रुपीज 1500 देन इट वुड बी टैक्सेबल। सो इस केस में बताओ क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आया बात? ओके। अगर चार्जेस 1500 से ज्यादा है, से 1700 है, देन पूरा का पूरा 1700 वुड बी टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? डिफरेंस किधर है? जो पहले वाला केस है उसमें कई सारे लोगों के गुड्स है, मेरा भी गुड्स है, तो सब लोगों का गुड्स मतलब सब लोग अपना अपना एग्जेम्पशन चेक करेंगे, 750 के नीचे है क्या,
फ्रेट का चार्जेस 750 के नीचे है क्या, चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने चेक किया, मेरा 750 के नीचे था, देन माय चार्जेस वुड बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पर मेरे को आरसीएम में टैक्स पे करना नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैंने पूरा का पूरा ट्रक बुक किया, दैट इज कॉल्ड एज फुल लोड, पूरा का पूरा ट्रक बुक किया, यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रक का जो चार्जेस होगा, जो जीटीए मुझसे लेगा, से दैट इज ₹1300। तो यहाँ पर इट वुड बी एग्जाम, बिकॉज यहाँ पर लिमिट आपको कितने की चेक करनी है, 1500 की, ना कि 750 की। आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल और बाय जीटीए। ठीक है, रेल हो चाहे वेसल हो चाहे जीटी हो, कौन सा आइटम्स, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, कैलामिटीज, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, तो इस सब में रिलीफ मटेरियल अपन पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो पहुंचाएंगे अपन किसमें, रेल में, वेसल में, देन जीटीए से, जो भी है, दैट वुड बी एग्जाम्प्ट। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर ये न्यूज़पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन इट वुड बी एग्जाम्प्ट। और मटेरियल्स, ठीक है, देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये सारे का ट्रांसपोर्टेशन वुड बी एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स बाय रेल और वेसल आर एग्जाम्प्ट। क्लियर है, मतलब ये सब अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया, ये सब गुड्स, एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू एग्जाम्पशन था, बाकी सब गुड्स के रिलेटेड एग्जाम्पशन थे, मतलब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जाम, सो इन दिस केस एग्जाम्पशन वुड बी देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, किस मोड से अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं रोड। अगर आपने रोड से कुछ गुड्स भेजा है, ओके, एंड आपने जीटीए से भेजा या फिर कुरियर एजेंसी से, देन आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर है, अगर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कुरियर एजेंसी और जीटीए भेजा, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। समझ में आया? सो कुरियर एजेंसी अगर लेके जा रहा है, टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, एफसीएम में वो चार्ज करेगा, जीटीए होगा तो आरसीएम में। नेक्स्ट इज रेलवे। रेल से अगर गुड्स जाते हैं, ये हम गुड्स की बात कर रहे हैं, पैसेंजर की नहीं, गुड्स की बात कर रहे हैं। सो अगर गुड्स जा रहे हैं रेल से, देन फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अगर पैसेंजर जाते हैं तो एसी में गए तो टैक्सेबल, नॉन एसी में गए तो एक्सेप्ट, अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, रेल से अगर गुड्स गए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर इनलैंड वाटरवेज से गुड्स गए, देन इट इज एक्सेप्ट। समझ में आया? इनलैंड वाटरवेज से अगर गुड्स गए, देन इट इज एक्सेप्ट। अब बात करते हैं एयर एंड वेसल की। ओके, अगर एयर या वेसल से जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम स्टेशन इन इंडिया, मतलब ये इंपोर्ट का केस है। समझ में आ रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल जापान से लेकर के महाराष्ट्र के पोर्ट तक गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इट इज आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया। अगर एयर से आ रहे हैं तो एग्जेम्प्ट, वेसल से आ रहे हैं तो टैक्सेबल आरसीएम में। ये अपने कहां पर देखा था, नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑब्जेक्ट 2017, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, याद आया? तो अगर वेसल से गुड्स आ रहे हैं आपके, ओके, बाहर से इंडिया तक, तो जो भी फ्रेट होगा उसके ऊपर जीएसटी कौन पे करता है, इंपोर्टर। क्लियर? नेक्स्ट, कस्टम स्टेशन टू अदर कस्टम स्टेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया से इंडिया अगर गुड्स जा रहे हैं, से नावा शेवा पोर्ट से कांडला पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट से विशाखापट्टनम पोर्ट, तो यहाँ से यहाँ, मतलब इंडिया से ही इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, इंडिया से इंडिया जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट वुड बी फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो एयर से करो चाहे वो वेसल से करो। नेक्स्ट इज कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब ये एक्सपोर्ट की बातें चल रही। ठीक है, अगर एयर से भेजो तो भी एग्जेम्प्ट, वेसल से भेजो तो भी एग्जेम्प्ट, अप टू 30 सितंबर 2020-25। ये हर साल एक एक साल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, सो मैं 2017 से देख रहा हूँ, 2017, फिर 2018, 2019, 20, 21, हर साल बढ़ता है। ठीक है, तो एयर या वेसल से अपन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट फ्रेट इज एग्जेम्प्ट। समझा? अब ये जो एक्सपोर्ट फ्रेट है, दैट इज नॉट टू बी टेकन इन ई, याद आ रहा है, ई अपॉन एफ जो हम करते हैं, उसमें एक्सपोर्ट सी फ्रेट को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, एंड इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर अदर देन बैंक इंक्लूड नहीं करना। समझा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को, जो भी एक्सपोर्ट सी फ्रेट होगा दैट वुड नॉट बी एडेड इन ई। ओके, सप्लाईज थ्रू पाइपलाइंस और कंड्यूट आर फुल्ली टैक्सेबल, अगर पाइपलाइन के थ्रू अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है इट वुड बी फुल्ली टैक्सेबल, जैसे ऑयल, मिनरल्स, ये सारे ऑयल जो होता है लिक्विड, वो पाइपलाइन के थ्रू भी होता है, सो इन दैट केस इट वुड बी फुल्ली टैक्सेबल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जीटीए सर्विस टैक्सेबल अंडर आरसीएम आप लोग को मालूम है। कुछ कंडीशंस है,
मतलब इनवॉइस का रिक्वायरमेंट्स है। रूल 46 के हिसाब से आपको इनवॉइस बनाना है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर फ्यू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू बी टू बी इंडिकेटेड ऑन द टैक्स इनवॉइस। क्या क्या है? ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, कितने का वजन है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइनर, कंसाइनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, डिटेल्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जीएसटी नंबर ऑफ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा, या फिर अगर एफसीएम है तो जीटी है, तो यहाँ पर ये टिक मारो, या तो ये या तो ये। क्लियर है? आरसीएम में कौन टैक्स पे करता है? द पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट। ओके, सो कंसाइनर अगर फ्रेट पे करने को लायबल है तो कंसाइनर वुड बी लायबल टू पे आरसीएम, otherwise consignee. And agar GTA has opted for the second option, that is 12% with ITC, then GTA would be liable to pay tax under forward charge mechanism. GTA service provider whose supplies are taxable under RCM, अगर RCM में वो supplies कर रहा है, मतलब वो सेल कर रहा है, मतलब GTA का सर्विस दिया, RCM में रिसिपेंट को टैक्स पे करना, then in that case supplies by GTA, जो जो भी सप्लाई कर रहा है उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय GTA to unregistered person except unregistered person specified person are exempt। मतलब अगर अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री को दिया तो आरसीएम फैक्ट्री टैक्स पे करेगा। ओके, अनरजिस्टर्ड स्पेसिफाइड पर्सन को दिया, अपन ने चार्ज ऑफ जीएसटी में अच्छे से सीखा हुआ, तो वहां पर आप एक बार देख लो, यहाँ पर सिर्फ मैंने इंटरलिंक किया। अगर स्पेसिफाइड रिसिपेंट नहीं है, अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपेंट है, देन सर्विसेज बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड और अनस्पेसिफाइड रिसिपेंट वुड बी exempt। क्लियर? नेक्स्ट, GTA providing services supply, that is services to recipient who has taken registration in GST for deducting tax under section 51 and not for making taxable supplies are exempt obviously। जो GTA है अगर उसने किसी डिडक्टर को सर्विस दिया, ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन लिया टैक्स डिडक्टर का, देन उसको सर्विस देने पर exempt। इज दैट क्लियर? ओके, क्योंकि वो कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ टैक्स डिडक्ट करने वाला। ओके, नाउ लेट अस लर्न पैसेंजर रिलेटेड एग्जेम्पशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, क्या एग्जेम्पशन है चेक करते हैं। अगर आप लोग रोड से जाते हो, कैसे रोड से, तो यहाँ पर बस सबसे पहला आ रहा है। बस, बस में अगर स्टेज कैरियज है, स्टेज कैरियज मतलब बीच में कोई स्टॉप पर रुकेगा, ठीक है, स्टॉप ओवर है, बीच में कोई स्टेज पर रुका, कुछ पैसेंजर्स को चढ़ाया, कुछ पैसेंजर्स को उतारा एंड वापस आगे बढ़ गए। सो उस स्टेज कैरियज में अगर आप लोग जा रहे हो एंड इट इज नॉन एसी देन एग्जेम्प्ट। अगर एसी है तो टैक्सेबल। क्लियर है? अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज मतलब अगर मुंबई से चढ़े एंड डायरेक्ट दिल्ली में ही उतरने वाला, मुंबई से चढ़े दिल्ली में ही उतरोगे, ठीक है, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकना, इट्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में भी नॉन एसी वुड बी एग्जेम्प्ट, ओके, एसी वुड बी टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, द स्पेशल पॉइंट इज अगर टूरिज्म के रिलेटेड है देन इट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है, एसी तो वैसे भी टैक्सेबल थी, नॉन एसी भी टैक्सेबल रहेगी टूरिज्म के केस में, समझा? नेक्स्ट इज मीटर कैब, ऑटो, मोटर कैब एग्जेम्प्ट। ठीक है, मीटर कैब से गए, ऑटो से गए, मोटर कैब से गए, इट वुड बी एग्जेम्प्ट। बट रेडियो टैक्सी से अगर गए देन इट वुड बी टैक्सेबल। रोप पे से गए इट वुड बी टैक्सेबल, समझा? रेडियो टैक्सी और रोप पे, इससे टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एयरवेज से ट्रांसपोर्ट करते हो, खुद मतलब ट्रांसपोर्ट खुद जा रहे हो, खुद ट्रांसपोर्ट हो रहे हो एयरवेज से। ओके, सो एयरवेज से जब अपन जा रहे हैं, जस्ट अ सेकंड ना, माइक ना ज्यादा टाइम पहनने से वो कान पूरे सुन हो जाते हैं, ठीक है। तो एयरवेज से अगर आप जा रहे हो देन इन दैट केस देयर इज एग्जेम्पशन provided you are embarking from these particular states or you are terminating in this particular state। कौन से स्टेट्स हैं वो? मेजरली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड बगडोगरा। तो यहाँ से आप लोग अगर चढ़ते हो या यहाँ पर लैंड होते हो देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। इसके अलावा बाकी सब टैक्सेबल। एयरवेज से जा रहे हो टैक्सेबल, ओके, इन स्टेट से आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो इट वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, रेलवेज। रेलवेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर फर्स्ट क्लास से जाते हो मतलब आप लोग पैसे वाले हो, पैसे वाले हो तो टैक्स दो। सो पैसे वालों ने अगर फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला इट इज टैक्सेबल। एसी है तो भी टैक्सेबल, ओके। देन मेट्रो, मोनो एंड ट्रैमवे एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्पशन का रीजन क्या है?
बिकॉज दे आर encouraging पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप मतलब मेट्रो में जा रहे हो ऑब्वियसली, तो रिलायंस मेट्रो है, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया। नेक्स्ट इज वाटरवेज, अगर पानी से जा रहे हो, इनलैंड वाटरवेज से जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट। अगर शिप से जा रहे हो विच इज प्रिडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, देन इट वुड बी टैक्सेबल। मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो, उनको हमेशा टूरिज्म के ऊपर टैक्स लगाना है। ओके, नेक्स्ट इज अदर पर्पस, तो है एग्जेम्पशन। क्लियर, टूरिज्म का नहीं है तो एग्जेम्प्ट, टूरिज्म का है तो टैक्सेबल, इनलैंड वाटरवेज वैसे ही एग्जेम्प्ट। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, टूर ऑपरेटर इंडिया का है। ओके, किसी फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दिया, से डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प, मेरे को मालूम है असली नाम, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प यूएस का है। ओके, उसको सर्विस दिया फॉर टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। मतलब मान के चलो कि ये इंडिया का जो टूर ऑपरेटर है वो तेलंगाना का है, तेलंगाना है, श्रीलंका आजू बाजू है। ठीक है, सो इसको श्रीलंका के बारे में सब कुछ मालूम है। सो डोनाल्ड ट्रम्प को श्रीलंका घूमना है, तो इसने सर्विस किसका लिया, ये तेलंगाना वाले पीपल का। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विसेज आर provided to Donald Trump for tour wholly conducted outside India, then this service would be exempt. Clear? Next, example of contract carriage ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, स्टेज कैरियज का भी आप लोग को मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। सो हियर वी कंप्लीट विद द पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 खत्म। पार्ट नंबर 3 में लीगल सर्विस होंगी, लीजिंग सर्विस होंगी, देन सम एग्जाम्पशन प्रोग्राम ऑन कोर्सेज कंडक्टेड। एक काम करते हैं, आईआईएम का हम यहाँ पर ही कर लेते हैं क्योंकि एजुकेशन सर्विस यहाँ पर ही था। ओके, कोर्सेज कंडक्टेड बाय आईआईएम चेक कर लो। देखो इसमें याद क्या रखना है आप लोग को, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है तो एग्जेम्प्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है तो टैक्सेबल। पढ़ लेते हैं एक बार। 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, ओके, दैट इज मोर देन 1 ईयर, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। इफ इट इज अप टू 1 ईयर देन इट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर है? शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स सेम यहाँ पर है। ओके, मतलब ये 1 जुलाई से लेकर के 30 जनवरी तक है, उसमें इतने सारे एग्जाम्शन, मतलब ज्यादा ही डिटेल्स थी, पर वो डिटेल्स अभी 31 जनवरी 2018 के बाद से नहीं है, अब से एकदम सिंपल हो गया। लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स एग्जेम्प्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स एक्सेप्टेबल। क्लियर है? लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 1 साल से ज्यादा वाले, ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स 1 साल से कम वाले, लेस देन 1 ईयर, सो दिस वुड बी टैक्सेबल। इफ इट इज लॉन्ग टर्म देन इट इज एक्सेप्ट। समझ में? सो नेक्स्ट पार्ट में अपन जनरल इंश्योरेंस करने वाले हैं, फिर आर्टिस्ट एडमिशन, फिर जो भी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होंगे वो करेंगे। ओके, एंड देन लास्ट पार्ट में अपन मिसलेनियस एग्जेम्पशंस करेंगे। दैट्स इट विद दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।